वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दूंगी पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन क्लास 10th के सिलेबस की कि इस सेशन में आपके टर्म 1 में कौन सा चैप्टर आएगा और टर्म 2 में कौन सा चैप्टर आएगा और कौन सा चैप्टर है जो दोनों टर्म में नहीं आएगा, यानी कौन सा चैप्टर रिडक्ट हुआ है और कौन सा टॉपिक है जो रिडक्ट हुआ है जो आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ना टर्म 1 में ना टर्म 2 में, और कौन सा टॉपिक आएगा और किस हिसाब से आपका प्रॉपर का फॉर्मेट आएगा। वैसे तो आप सबको पता ही है कि टर्म 1 का पूरा फॉर्मेट एमसीक्यू बेस है, लेकिन उसके अंदर क्या आएगा एमसीक्यू में वो मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, मैथ का सिलेबस, एसएस का सिलेबस और साइंस का सिलेबस। लेकिन अगर आपके पास कोई अदर सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट या फिर कोई भी सब्जेक्ट है और आपको उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं और मैं आपको उसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दूंगी। चलिए अब हम देखते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। टर्म 1 में इंग्लिश में क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे रीडिंग में। सबसे पहले आएगा आपका अनसीन पैसेज, जो कि 2 पैसेज आएंगे, एक डिस्कर्सिव पैसेज, एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज जो कहेगा 400 से 450 वर्ड्स का, इसके बेस पे एमसीक्यू आएंगे, आपको उसको रीड करके आंसर देने हैं। और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज जो कि 300 से 350 वर्ड्स का आएगा और उसके अंदर स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट, विजुअल इनपुट, यानी कि ग्राफ भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है, फ्लो चार्ट, ऐसा कुछ होएगा और आपको उसके बेस पे सच में पैसेज होएगा 300 से 350 वर्ड्स का, लेकिन ये सब भी होएगा और उसके बेस पे आपको एमसीक्यू के आंसर देने हैं। फिर नेक्स्ट है राइटिंग स्किल, जिसमें आपको लिखना होता है, लेकिन इस बार तो पेपर एमसीक्यू बेस आएगा तो ये भी एमसीक्यू के तौर पे आएंगे। सबसे पहले आएगा लेटर टू एडिटर में कि न्यूज़पेपर को लेटर लिखना। फिर आएगा लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल, यानी ऑफिशियल कंप्लेंट करना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को या फिर पुलिस कमिश्नर को, ऐसे और किसी को। फिर आएगा लेटर ऑफ कंप्लेंट बिजनेस, यानी कि किसी कंप्लेंट करना बिजनेस, आपने कोई चीज़ मंगाई, जैसे उसकी वॉशिंग मशीन हो गया, आयरन हो गया, कूलर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, उन सबकी ऑफिशियल और बिजनेस कंप्लेंट करना। राइटिंग स्किल में आपका सिर्फ लेटर आएगा, ना नोटिस, ना पोस्टर, ना रिपोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा इस बार टर्म 1 में। अब हम देखते हैं ग्रामर में क्या आएगा। टेंसेज हम जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट वगैरह, मॉडल्स, मस्ट, शुड, कैन, कुड वगैरह, सब्जेक्ट, वर्ब, डेटर्मिनर्स, ए एंड दा वगैरह, रिपोर्ट की स्पीच प्रेजेंट को पास्ट में करना, फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में, सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में से चेंज करना, कमांड एंड रिक्वेस्ट, किसी को कमांड एंड रिक्वेस्ट देना उसको करना, स्टेटमेंट्स आएंगे और क्वेश्चंस आएंगे। ग्रामर में आपके 8 टॉपिक्स आएंगे। नेक्स्ट है लिटरेचर। लिटरेचर में आपके आएगा पैसेज भी आएगा इस बार और स्टैंजा भी आएगा और साथ में टेक्स्ट बेस्ड ही एमसीक्यू आएंगे, यानी कि जैसे आपके पहले आते थे बोर्ड के पेपर में स्टैंजा आता था, पैसेज आता था और टेक्सचुअल क्वेश्चन आते थे। इस बार आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन एमसीक्यू बेस आएंगे और जो पैसेज के आंसर देने हैं वो भी एमसीक्यू बेस होंगे। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट में क्या आएगा। ए लेटर टू गॉड, वो फार्मर वाला जो सोचता है उसकी फसल ख़राब हो जाती है बारिश की वजह से, तो वो लेटर लिखता है भगवान को, वो वाला। फिर आएगा नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट ब्लैक प्राइम मिनिस्टर थे उनके बारे में। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, जिसके अंदर 2 कहानियाँ हैं, एक तो छोटे पंछी वाली, उसकी मम्मी उसे उड़ना सिखाती है, दूसरा द ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसे लगता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन उसकी मदद कर रहा है, बाद में पता चलता है ऐसा कोई एरोप्लेन नहीं था। फिर आएगा फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। एने फ्रैंक की डायरी से वो अपनी डायरी को दोस्त मानती है, उसको कुछ बताती है। फिर आएगा द 100 ड्रेसेज, वो लड़की वाला जो एक ही कपड़े पहन के आती है और वो गंदी, उसके जूते में से गंदे होते कि वो उस जगह से जहाँ से रास्ता बहुत गंदा होता है और वो पीछे बैठती है। फिर द 100 ड्रेसेज पार्ट 2, उनके अंदर उन दोनों बुरी लड़कियों को पता चलता है कि वो बुरा नहीं मानती, ऐसे ये चैप्टर आएंगे। लेकिन इससे हमें पता चलता है कि हम एमसीक्यू बेस आएगा तो हमें टेक्स्ट को तो पूरी तरह पढ़ना ही पढ़ना होगा। और प्रोज में से हमेशा पैसेज आता है तो आपका पैसेज आएगा और पैसेज भी आपका चैप्टर में से किसी भी पार्ट का आ सकता है, आपको उसके ऊपर बेस एमसीक्यू का आंसर देने होंगे। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक तो पूरी तरह पढ़नी ही पढ़नी होगी और आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़नी हो तो आप वो भी कर सकते हैं और साथ में आप एमसीक्यू जो ऑनलाइन मिलती है उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोएम में क्या कहेगा। पोएम में आएगी, फर्स्ट आएगी डस्ट ऑफ स्नो, वो बर्फ़ वाली जो कोवे वाली होती है वो गिरा देता है, वो सोचता है ऐसे खुश हो जाता है बाद में। फिर सेकंड आएगी फायर एंड आइस, कि हम फायर से मनेंगे और आधे लोग कहते हैं माइस से। फिर टाइगर इन दी जू, वो टाइगर होता है जू में उसकी। फिर द बॉल पोएम, वो उसकी बॉल खो जाती है, वो वाली। ये 4 पोएम आएगी और उनमें स्टैंजा आएगा और आपका टेक्स्ट से बेस क्वेश्चन आंसर आएंगे एमसीक्यू बेस में। फिर नेक्स्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक से, सेकंड बुक से। ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी,
जो डॉगी वाला जिसकी मार्केट से ज़्यादा खिला देती है और फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है कि वो एक्सरसाइज भी नहीं करता, इसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है वो वाली। फिर द थीफ स्टोरी, उसे वो दोस्त मिल जाता है, वो उसे अपने घर में रखता है, उसे सिखाता है, पढ़ाता है और वो चोरी करना छोड़ देता है, सोचता है कि मैं पढ़ लिख के बरात मिलूँगा। फिर फुटप्रिंट, फिर वो जो साइंटिस्ट के साथ काम करता है तब उसके ऊपर वो केमिकल गिर जाता है, तब वो गायब हो जाता है, फिर वो सारी जगह चोरी करता है, ऐसे करता है, बाद में पकड़ा जाता है वो वाला। और फुटप्रिंट्स और फिट के बुक से भी आपका अप्रोच आ सकता है और फर्स्ट फ्लाइट की बुक से भी आ सकता है, इसलिए आपको बुक दोनों पढ़नी पड़ेंगी और पोएम में से स्टैंजा आएगा और सारी बुक से एमसीक्यू तो आएंगे, आपको पता ही है। अब हम देखते हैं टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं रीडिंग में 2 पैसेज आएंगे। फर्स्ट डिस्कर्सिव पैसेज 400 से 450 वर्ड्स का और सेकंड आएगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज जो कि 300 से 350 वर्ड्स का। वो इसके अंदर चार्ट होएगा, पाई चार्ट हो सकता है, दाल ग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बार ये जरूरी नहीं कि आपका पैसेज एमसीक्यू हो या ना हो, क्योंकि टर्म 2 आपका पेपर सब्जेक्टिव होएगा और उसके अंदर एमसीक्यू नहीं आएंगे। उसके अंदर आपको सिर्फ क्वेश्चंस देंगे, उनके आंसर देख के आपको देने होंगे और सोच के देने होंगे। अब देखते हैं राइटिंग स्किल में आप कहेंगे फॉर्मल लेटर या फिर एनालिटिकल पैराग्राफ, और ये होगा लेटर ऑफ ऑर्डर और या फिर हो सकता है लेटर ऑफ इंक्वायरी। किसी चीज़ का ऑर्डर देने के लिए आपको लेटर लिखना होगा या फिर किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए, उसकी इंक्वायरी करने के लिए भी आपको लेटर लिखना है। लेकिन ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं होंगे, ये याद रखना है, इसकी हमें पूरी तरह लिख के तैयारी करनी है। और एनालिटिकल पैराग्राफ जिसके अंदर आपको आउटलाइन दे दी जाएगी या फिर चार्ट दे दिया जाएगा, मैप या रिपोर्ट, उसके बेस पे आपको उसका पूरा पैराग्राफ लिखना है। इसमें एमसीक्यू नहीं आएंगे। ग्रामर में वही एक टॉपिक है जो टर्म 1 में थे, टेंसेस, मोडाल, सब्जेक्ट वर्ब, डिटरमिनर, रिपोर्ट, स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस। लिटरेचर, इसमें भी आपको पूरा पढ़ना होगा, चाहिए एमसीक्यू बेस ना हो टर्म 2, लेकिन कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और पैसेज भी आ सकता है, इसलिए आपको पूरा पढ़ना होगा। फर्स्ट बुक आपकी फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें आएगा ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, जिसमें 3 चैप्टर है, उस असम की चाय के बारे में, वो कुर्ग के बारे में और वो बरात के बारे में। फिर सेकंड चैप्टर आएगा मैडम राइड दी बस और वैली वाला, जो छोटी सी बच्ची घर के बाहर देखती है बस, फिर एक दिन सफ़र करने चली जाती है बिना बताए, वो वाला। फिर आएगा द शर्मा नदी बनारस और गौतम बुद्ध वाला, उसके पास वो रहता है तो उसका बच्चा मर जाता है तो वो कहते हैं जिंदा करने वाला, वो वाला। फिर आएगा द प्रपोजल, वो आदमी वाला जो जिसकी उम्र 35 साल की होती है और फिर वो शादी करना चाहता है, फिर सोचता है कि मैं अपने सामने वाली लड़की शादी कर लेता हूँ, लेकिन उनका झगड़ा होता है, फिर बाद में वो शादी कर लेते हैं, वो वाला। और इनमें से कोई भी एमसीक्यू बेस नहीं आएंगे, आपको सबके आंसर देने होंगे खुद ही। फिर आएंगी पोएम आएगी एक अमांडा वाली, फिर एनिमल्स वाली और फिर द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, वो ड्रैगन वाली। फिर आपका नेक्स्ट बुक में से आएगा फुटप्रिंट विदाउट फिट, इसमें भी आपका पैसेज आ सकता है और उसमें से भी आ सकता है। उसमें आपके चैप्टर्स आएंगे द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट वाला, वो साइंटिस्ट कैसे बनता है, वो वाला। फिर द नेकलेस, उसमें वो उसकी लूज होती है, वो ज़्यादा अमीर बनने के सपने देखती रहती है और वो नेकलेस खो देती है, वो वाला। द हैक ड्राइवर, जो उसको पूरा घुमाता है उस वकील को, लेकिन वो उसे पता नहीं चलता कि वो वकील जिसको ढूंढने आया था, सम्मन देने आया था, वही हैक ड्राइवर है। और भोली वाला जो पूरे टाइम चुप रहती है, फिर अपनी शादी कर पे बोलती, सारे सोचते हैं कि ये तो गूंगी थी, ये वाला। और हर सेमेस्टर में रीडिंग में आपके 10 मार्क्स का होगा, राइटिंग और ग्रामर में आपका 10 मार्क्स, लिटरेचर की बुक से 20 मार्क्स का, यानी टोटल 40 मार्क्स और इंटरनल लेसन में 10 मार्क्स का, तो टोटल हो गया आपके 50 मार्क्स, यानी एक सेमेस्टर में 50 मार्क्स का आएगा। तो हम देखते हैं कि हिंदी में आपका क्या सिलेबस आएगा। हिंदी में सबसे पहले आएगा गद्यांश, जो कि 150 से 200 शब्दों का होएगा और उसके अंदर 5 एमसीक्यू आएंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। फिर आएगा अपथित काव्यांश, जो कि वो भी 150 से 200 वर्ड्स का आएगा और उसमें आपको 5 एमसीक्यू आएंगे, उनके आंसर देने हैं, यानी गद्यांश और काव्यांश अपथित होंगे टोटल 10 मार्क्स के। फिर आएंगे व्याकरण, जिसके अंदर रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो कि 4 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। और फिर वाच्य, वो 4 मार्क्स के, पद परिचय 4 मार्क्स के और रस 4 मार्क्स के, टोटल 20 क्वेश्चन में से आपको 16 के आंसर देने हैं। बस 4 क्वेश्चन ग्रामर में एक्स्ट्रा आएंगे, आप उनमें से कोई भी टोटल 20 क्वेश्चन में 16 के आंसर देने हैं, आपको 4 की छूट मिल जाएगी। अब देखते हैं आपकी बुक में से कौन क्या क्या आएगा। की फर्स्ट बुक क्षितिज, जिसके गद्य खंड में उनमें से आएगा एक गद्यांश, जिसके 5 एमसीक्यू होंगे, उनका आपको आंसर देने हैं। घर बार आते हैं तो उस पर एमसीक्यू बेस होंगे। फिर सेकंड आएगा 2 एमसीक्यू, यानी जो क्वेश्चन आता था आपका एक, उसकी जगह 2 एमसीक्यू आएंगे, उसका आपको आंसर देने हैं। फिर आएगा काव्यखंड में से भी एक काव्यांश आएगा, जिसके 5 ऑप्शंस होंगे,
5 MCQ होंगे, उनके MCQ के आपको आंसर देने हैं। फिर सेकंड आएंगे 2 MCQ जिनके उस कविता के ऊपर आपको उनके आंसर देने हैं। फिर नेक्स्ट है आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट, जो 10 मार्क्स की होगी। पहले तो सिर्फ श्रवण एंड वाचन स्पीकिंग एंड लिसनिंग असाइनमेंट होती थी, लेकिन इस बार आपके लिए सामयिक आकलन, जो आपके वो यूटीज होते हैं उनके 2.5 मार्क्स जोड़े जाएंगे। बहुविध आकलन के जो होते हैं वो 2.5 मार्क्स जोड़ेंगे। पोर्टफोलियो जो मैम आपका पूरा बायोग्राफी वगैरह तैयार करेगी आपके मार्क्स के बेस पे वो होएगा। और श्रवण एंड वाचन जो ASL होता है उसके 2.5 मार्क्स जोड़े जाएंगे। यानी टोटल इस बार जो इंटरनल असेसमेंट है वो 10 मार्क्स में डिवाइड हो गई। और ग्रामर, गद्यांश और काव्यांश की 10 मार्क्स की है। और ग्रामर जो ये रचना, वाच्य, पद, परिचय, रस हैं ये 16 मार्क्स की हो गई। आपकी जो बुक है क्षितिज की वो हो जाएगी टोटल 14 मार्क्स की, गद्य और काव्य मिला के। और आंतरिक मूल्यांकन वो हो जाएंगे 10 मार्क्स के। तो टोटल हो गया आपके 50 मार्क्स का पेपर आएगा। इस बार आपके फर्स्ट टर्म में या आपकी सेकंड बुक है कृतिका वो नहीं आएगी, वो आपके सेकंड टर्म में आएगी। कि ये जो क्षितिज गद्य खंड है और काव्य खंड है उसमें से आएंगे कौन कौन से चैप्टर। जो गद्य खंड है उसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा द नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जो लिखा था नेताजी के बारे में। भाई वो जाता है अब गाड़ी में से, हमेशा वो देखता है कि स्टैचू पे कोई भी चश्मा नहीं है। फिर बाद में वो देखता है कि ना और सरकंडे का चश्मा है। फिर वो पता करता है उससे पान वाले से कि चश्मा कौन लगाता है ऐसे। फिर बताते हैं कैसे चश्मा बनाना भूल जाता है, फिर एक लंगड़ा लगा के जाता है। फिर सेकंड आएगा था राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा लिखा गया। बाल गोविंद भगत, जो भगत जी होते हैं वो हमेशा साधु की तरह ना रह के लेकिन वैसे ही रहते हैं, वैराग्य जीवन रहते हैं। उनका बाद में बेटा मर जाता है तब भी वो खुश होते हैं, कहते हैं कि ना उनका बेटा भगवान से मिल गया वो वाला। फिर काव्य सूरदास के पद आएंगे, कृष्ण जी और गोपियों के बीच की बात, गोपियाँ कैसे विराग में वो लिखते हैं। फिर तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो राम और लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद होता है वो वाला जो आपको सेकंड चैप्टर है बुक का, जिसके अंदर जब शिव का धनुष टूटने पर परशुराम क्रोध हो जाते हैं तो राम और लक्ष्मण के साथ वो कैसे संवाद करते हैं ये आएगा। अब हम देखते हैं कि आपका सेकंड टर्म में क्या क्या आएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि सेकंड टर्म में आपका सिलेबस जो पेपर है वो MCQ बेस ना कि सब्जेक्टिव आएगा, इसलिए बात याद रखनी है। सबसे पहले आएगा आपके क्षितिज के गद्य खंड में से 4 प्रश्न जो कि 2-2 नंबर के होंगे। इस बार सेकंड टर्म में आपका कोई भी पैसेज या फिर स्टैंजा नहीं आएगा क्योंकि ये MCQ बेस नहीं है ना, सब्जेक्टिव पेपर होएगा इसलिए। और फिर काव्य खंड में से भी कविताओं के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 2 नंबर के होंगे। और जो आपकी कृतिका सेकंड बुक थी उसमें से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 3 नंबर के होंगे। एंड टोटल हो गए 20 मार्क्स के आपके बुक में से क्वेश्चन आंसर आएंगे। फिर आएगी ग्रामर, जिसके अंदर विद्यार्थियों की तर्कसंगत विचार रखने के लिए किसी जीवन आपके जीवन से जुड़े हुए 150 शब्दों को अनुच्छेद लिखना होगा, एक आएगा 5 नंबर का। फिर सेकंड आएगा आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में औपचारिक या अनौपचारिक पत्र आएगा, वो भी 5 नंबर का होगा। यानी सिंपल कही तो एक पत्र आएगा जो कि औपचारिक भी हो सकता है अनौपचारिक भी हो सकता है। फिर थर्ड नंबर आएगा ग्रामर में 2 विज्ञापन आ सकते हैं जो कि 2.5 नंबर के होंगे, टोटल हो गए 5 और वो आपको 50 शब्दों में लिखने होंगे लगभग। फिर लास्ट फोर्थ आएगा ग्रामर में वो होएगा संदेश लेखन, जो कि शुभकामना, पर्व, त्योहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश हो सकते हैं, वो भी 2 आएंगे जो आपको 40 वर्ड्स में लिखने हैं। यानी जो विज्ञापन है वो 50 वर्ड्स में लिखना है, जो लेटर है वो 120 वर्ड्स में लिखना है, जो अनुच्छेद है वो 150 वर्ड्स में और जो संदेश है वो 40 वर्ड्स में लिखना है। और ये भी 2.5 नंबर के होंगे, 2 प्रश्न होंगे और इसमें भी ऑप्शन आएंगे आपका। और विषय जो विज्ञापन है उसमें भी ऑप्शन आएंगे और टोटल हो गए सब कुछ 5-5 नंबर का, टोटल 20 मार्क्स का हो गया। और वही जैसे फर्स्ट टाइम में था आपका इंटरनल असाइनमेंट 10 मार्क्स की थी, इस बार भी 10 मार्क्स की होगी क्योंकि दोनों मिला के होंगे ना। टोटल पहले आपको कितने मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट हुई 20 मार्क्स की, अब होएगी दोनों टर्म में एक बार 10 मार्क्स की, टोटल 20 बन जाती वैसे ही। और इसमें भी वही सामयिक आकलन, यूनिट टेस्ट के बहुविध आकलन के लिए जो मैम बनाएगी पोर्टफोलियो, जबकि बायोग्राफी और आपके जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पे बनाएगी, वो भी 2.5 मार्क्स की। और श्रवण एंड वाचन ASL वो भी 2.5 मार्क्स की। इस बार जो आपकी इंटरनल असेसमेंट है टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को डिवाइड कर देते हैं 2.5 मार्क्स के 4 पार्ट्स में, लेकिन होएगी वही 10 मार्क्स की। तो टोटल 20 और 10 मिला के आपको हो जाएंगे 50 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया। अब हम देखते हैं कि जो आपकी बुक आएगी उसमें चैप्टर कौन कौन से आएंगे।
काव्य खंड है उसमें से आएगा आपके फर्स्ट पोएम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह और अपनरी, जो 2 पोएम है ना एक ही चैप्टर में वो आएंगी। फिर सेकंड आएगी ऋतुराज कन्यादान वाली, जो उसकी बेटी को वो जानती नहीं ऐसे वो वाली। फिर गद्य खंड उसमें से आपका है लखनवी अंदाज, जिसके अंदर वो लेखक जाता था, वो देखता है कि ना कैसे वो नवाब अपना दिखाने के लिए वो अपने खीरे फेंक देते थे, जिसका मन करता है खाने वाला। फिर आएगा द सर्वेक्षण दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक, वो लोग पीछे पीछे चलते हैं वो पक्षी वगैरह वाला वो आएगा। फिर आपको आएगी कृतिका भाग 2 की बुक से आएगी शिव पूजन साय द्वारा लिखा गया माता का आंचल, उसके अंदर जो होता है बच्चा वो अपने माँ से बाद में रोता है, पहले अपने पापा से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब वो उसको चोट लगती है तो वो सीधा अपने माँ के पास जाता है वो वाला। फिर आएगा कमलेश्वर द्वारा लिखा गया जॉर्ज पंचम की नाक, उसके अंदर जब जॉर्ज पंचम को नकली नाक लगाई गई, सारे न्यू बॉल कहने लगे भाई हम किसी भी इनकी नाक ले सकते हैं इंसान की, तब भी सबका नाक कट गई थी वो वाला, मैं सबको दुख से ना कर गई थी। फिर आएगा मधु कंकरे द्वारा लिखा गया साना साना हाथ जोड़ी, जब कल 3rd चैप्टर बुक का वो आएगा। यानी कि आपकी जो बुक होंगी वो आएंगी क्षितिज भाग 2 में से और कृतिका भाग 2 में से। क्या क्या मैथ के सिलेबस में क्या क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में आपके कितने चैप्टर आएंगे क्या आएगा, लेकिन होएगा वही MCQ बेस। टोटल 8 चैप्टर्स होंगे। फर्स्ट होएगा नंबर सिस्टम, यानी 8 यूनिट होंगे जो कि 6 मार्क्स का होएगा। अलजेब्रा वो 10 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो 6 मार्क्स की, ज्योमेट्री वो भी 6 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री है वो 5 मार्क्स की होगी, और मेंसुरेशन जो मेजरमेंट वाले होते हैं वो 4 मार्क्स की, और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स की, टोटल 40 मार्क्स, और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स मिला हो जाएंगे 50 मार्क्स का। अब हम देखते हैं कि इसमें चैप्टर कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंटरनल असेसमेंट जो हिंदी की तरह वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 10 मार्क्स की थी। उसमें पहली पीरियोडिक टेस्ट जो आपको यूटी होते हैं वो 3 मार्क्स काउंट किए जाएंगे, टोटल जितने भी होते हैं उनमें से सिर्फ आपको 3 मार्क्स एवरेज निकाल के दी जाएगी। फिर मल्टीपल असेसमेंट जो आपको स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं उनके 2 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। पोर्टफोलियो जो आपकी टीचर बनाएगी वो 2 मार्क्स की, और स्टूडेंट इनिशिएटिव एक्टिविटी प्रैक्टिकल वर्क यानी जो आपकी प्रैक्टिकल ली जाएगी वो 3 मार्क्स की काउंट की जाएगी। अब हम देखते हैं कि चैप्टर्स में कौन कौन से आएंगे। चैप्टर आएगा रियल नंबर्स का, जिसके अंदर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक वाला उसकी जो थ्योरम्स है वो सारे आएंगे। अगर आपको उसके भी ज़्यादा कुछ जानना हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को, उसमें आप पूरी तरह आराम से देख सकते हैं कि कोई कुछ पॉइंट्स जो हैं मैं आपको बता नहीं रही लेकिन वो भी कट गए हैं। वो सेकंड है अलजेब्रा, उसमें से आपका एक तो सेकंड चैप्टर आएगा पॉलिनोमियल, जिसमें जीरो और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप आएगी बस, और कुछ नहीं आएगा, और जीरो पॉलिनोमियल आएगा। फिर आपका 3rd चैप्टर जो है वो आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के बीच में लीनियर इक्वेशन के बारे में, जिसके अंदर आपको बस 3 मेथड्स होते हैं निकालने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो वाला आएगा। और आपके इस बार सिर्फ 2 ही मेथड आएंगे, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। अब आपका अगला चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आपके सिर्फ 4th चैप्टर ही आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर सिर्फ 2 डायमेंशन में आएगा। और उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आएगा, ग्राफ आएगा, लीनियर इक्वेशन का, और डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला आएगा बस। और सेक्शन फार्मूला वो भी इंटरनल डिवीजन पे आएगा, जो एक्सटर्नल डिवीजन है वो नहीं आएगा। फिर 5th आपका ज्योमेट्री, उसके अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल वो आएगा। इसमें डेफिनेशंस, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आएंगे, और प्रूव करने भी आएंगे बट वो MCQ बेस ही आएंगे। और जो लाइन डिवाइड करते हैं ट्राइंगल को सेम रेशो में उसको, और जो 3rd लाइन की पैरेलल होती है वो वाले भी आएंगे। फिर इसके अंदर 2 इन 2 ट्राइंगल्स आएगा, उसके क्रॉस पेइंग एंगल इक्वल है वो बताना है आपको, फिर क्रॉस पेइंग साइन इक्वल है और प्रोपोर्शनल है वो, फिर 1 ट्राइंगल इक्वल है अनदर ट्राइंगल के, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, टोटल 9 टॉपिक्स आएंगे आपके इस चैप्टर के ट्राइंगल्स के। फिर नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका 8th चैप्टर है, उसमें से आएगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में से जो आपके एक्यूट एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल के, वो उनका रेशो आपको बताना है और उनको प्रूफ करना है। और उनकी जो वैल्यू होती है 30, 40 और 50, 30, 45 और 60 उनकी बतानी है, और उनकी रिलेशनशिप बतानी है उनकी रेशो से। आपकी इस बार जैसे टोटल तो होती है 0, 30, 45, 60 एंड 90, इस बार 0, 90 नहीं आएगी, सिर्फ 30, 45 और 60 आएगी।
और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आएगी जो कि होगी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाली। ओनली सिंपल आइडेंटिटी गिवन होगी, आपको कोई भी टफ आइडेंटिटी नहीं आएगी क्योंकि ये पेपर MCQ बेस है। फिर नेक्स्ट आएगा मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल वाला चैप्टर। उसके अंदर एरिया ऑफ सर्कल के बारे में, सेक्टर, सेगमेंट उनके बारे में, उसके पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के बारे में, ये सब आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर आएगा क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और उनके जो सिंपल प्रॉब्लम्स फाइंड करने की वो आएंगे। हम देखते हैं कि सेकंड टर्म में क्या क्या आएगा। सेकंड टर्म में अलजेब्रा आएगी, 10 मार्क्स की ज्योमेट्री, 9 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री, 7 मार्क्स की मेंसुरेशन, 6 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 8 मार्क्स की, टोटल 40। और वही इंटरनेशनल में 10 मार्क्स की तो होगी 50 मार्क्स की। अलजेब्रा फर्स्ट टर्म में तो आपकी थी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वाली, और सेकंड में आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि फोर्थ चैप्टर है, जिसके अंदर ax² + bx + c जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 वो आ लेगी, उसकी चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक्स आएंगे। फिर सेकंड आएगा अर्थमेटिक प्रोजेक्शन, चैप्टर 5th है, वो आएगा AP, उसके अंदर DASN ये फाइंड करने वो वाला। फिर नेक्स्ट ज्योमेट्री, उसमें आपका सर्कल का आधा पोर्शन जो कि MCQ बेस आ सकता है वो तो आपका फर्स्ट टाइम आ जाएगा, जो रिमेनिंग होएगा वो आपका इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा कंस्ट्रक्शन 11 चैप्टर, जिसके अंदर आपको डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट गिवन रेशो इंटरनली डिवाइड करना होता है वो आएगा। फिर टेंजेंट ऑफ द सर्कल जो कि पॉइंट आउटसाइड आएगा वो आएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री जो 9 चैप्टर है वो आएगा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो वैसे भी उसमें नहीं आ सकता था MCQ बेस में, उसमें तो आपको फाइंड करना होता है कि ये ऐसे होता है और फिर प्रूव करना होता है ये, और इसमें भी वही 30, 45 और 60 होएगा। वैसे 90 डिग्री भी होता था, 0 डिग्री तो होता ही नहीं था, सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री होता था, पॉसिबल 90 डिग्री भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है मेंसुरेशन, उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो को 13 चैप्टर है, जिसके अंदर क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेम्फी-स्फेयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन वो आएंगे और उनकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी वो सोल्व करनी है। फिर नेक्स्ट और लास्ट आएगा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसमें स्टैटिक्स आएंगे जिसके अंदर मीन, मीडियन एंड मोड आएगा जो कि ग्रुप डाटा आएगा, और मीन डायरेक्ट मेथड से होगी और एज्यूम मीन मेथड होगी। जो इसका थर्ड मेथड है वो नहीं होएगा, टोटल 2 ही मेथड होंगे, डायरेक्ट और एज्यूम मीन। अब इसमें भी इंटरनल्स में वही 10 मार्क्स की होती है, वो 4 पार्ट में डिवाइड होगी, प्रेडिक्ट टेस्ट, मल्टीप्लिकेशन में जो स्कूल में पोर्टफोलियो जो मैम बनाएगी, और एक्टिविटी जो प्रैक्टिकल वर्क आपको देगी 3। और मैथमेटिक्स के लिए आपको बुक्स ले सकते हैं, 10th के लिए टेक्स्ट बुक जो आपको दी जाएगी, और गाइडलाइंस फ्रॉम मैथमेटिक लैबोरेटरी इन स्कूल वो वाली बुक आप यूज़ कर सकते हैं, और मैथमेटिक एग्जाम्पलर बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं। 3 बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं मैथ की तैयारी करने के लिए, टेक्स्ट बुक, लैबोरेटरी गाइडलाइंस और एग्जाम्पलर। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट सिलेबस, वो है SS का। फर्स्ट टाइम MCQ है तो आपकी पूरी SS की जो फर्स्ट टर्म है वो भी MCQ बेस होगी। तो जो आपकी हिस्ट्री है, इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसमें 10 मार्क्स की हिस्ट्री, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट यानी ज्योग्राफी है वो भी 10 मार्क्स की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, सिविक्स वो भी 10 मार्क्स की, और इकोनॉमिक्स वो भी 10 मार्क्स की। इस बार आपकी जो चारों बुक्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इको, वो सारी 10-10 इक्वल मार्क्स होगी। हर बार तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार आपके लिए कर रखा है, जबकि इको हमेशा कम मार्क्स की होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें आएगा क्या क्या। पहले आपको बता दूँ टर्म 2 में भी जो हिस्ट्री है वो 10 मार्क्स की होगी, ज्योग्राफी वो भी 10 मार्क्स की, और सिविक्स वो भी 10 मार्क्स की, और इको वो भी 10 मार्क्स की, टोटल 40। और वहीं 20 मार्क्स की इंटरनल में 10 मार्क्स की फर्स्ट टर्म में, 10 मार्क्स की सेकंड टर्म में। अब हम देखते हैं टर्म 1 में आएगा कौन कौन सी चैप्टर्स। हिस्ट्री में से फर्स्ट चैप्टर आएगा खाली द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। फिर यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का कैसे उसका राइज हुआ था, जैसे कि जुत्सुपे मैत्सुनी के बारे में वो वाला, उसमें एज ऑफ रेवोल्यूशन उसके वो भी आएगा। नाम मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली अब एक अलग देश की तरफ कैसे उभरे थे वो आएगा। और फिर विजुअलिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ये वाले टॉपिक्स आएंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट बुक है SS की वो है ज्योग्राफी, उसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनकी प्लानिंग के बारे में, लैंड रिसोर्सेज कैसे होता है, उसका यूटिलाइज हम भूमि का कैसे उपयोग करते हैं, लैंड यूज पैटर्न इंडिया, इंडिया के अंदर किस प्रकार की मिट्टी है और कहाँ कैसी, जैसे एलुविलियम सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये कहाँ पे है, कौन सी है, ऐसे सबसे ज़्यादा यूज कौन सी थे वो।
फिर लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजरमेंट, हम कैसे लैंड का डिग्रेड कर रहे हैं और हम उसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सॉइल एक एज रिसोर्सेज है, उनकी क्लासिफिकेशन, सॉइल इरोशन हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं और सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फिर ज्योग्राफी में आपके सेकंड नंबर पे आएगा थर्ड चैप्टर जो कि आपका वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, कि पानी की कैसी कमी है, कैसे पवित्र है और हम उसका कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। और उनके जो रिवर प्रोजेक्ट है, भाखड़ा नंदल डैम, ये डैम वाले ये आएगा। और रेन वाटर का जो बारिश का पानी उसको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं वो आएगा। और लास्ट ज्योग्राफी में आएगा फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर, जिसमें टाइप ऑफ फार्मिंग आएगा, क्रॉपिंग पैटर्न, जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में आएगा। और टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आएगा और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर। एक बात मैं अपनी पर्सनल तौर पर आपको बता दूं, जो फोर्थ चैप्टर है ज्योग्राफी का वो MCQ बेस आएगा, तो आप ये मत सोचना कि आपके लिए आसान हो गया, वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि ये चैप्टर में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा कि इसमें ये फसल यहाँ पे उगाई जाती है और ये फसल यहाँ पे उगाई जाती है और इस फसल की ज़्यादा बड़ा देश वो है और वो है। इसमें आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, ये आपके लिए बहुत टफ हो सकता है, इसलिए इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना। एक और बात, जो आपका थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, वो से आपके पीरियडिक टेस्ट यानी यूनिट टेस्ट में आएगा, लेकिन जब आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें नहीं आएगा। और उसके जो लेकिन मैप के आइटम्स है वो इस चैप्टर की आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपको यूटी के लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, इसलिए आपका थर्ड चैप्टर की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट है हमारी सिविक्स बुक्स, उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, जो बेल्जियम और दूसरे देश श्रीलंका उसके बारे में बता रखा है वो आएगा। पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, उसकी फॉर्म क्या है वो आएगा। फिर सेकंड चैप्टर आएगा फेडरलिज्म, उसके अंदर फेडरलिज्म होता क्या है, इंडिया कैसे फेडरल कंट्री बनी, उसके अंदर कैसे लोकतंत्र आया और कैसे अब तक चल रहा है, कितना बड़ा देश बन गया, कितने पार्ट्स में उसकी डिवाइड है, फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होती है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया जाएगा। और इकोनॉमिक्स, उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा डेवलपमेंट होता क्या है, उसके इकोनॉमिक और अदर गोल क्या है, नेशनल डेवलपमेंट क्या है, HDI क्या है, कौन सा देश है, ये सब आएगा। और सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट आएगा, पब्लिक फैसिलिटीज़ वगैरह आएंगी। और फिर इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आएगा। इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स में यानी कि कंपेयरिंग 3 सेक्टर, उन तीनों सेक्टर को अपना कंपेयर करना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड टाइटरी सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं हम जानते हैं। आपके 11th-12th में 4 सेक्टर आएंगे, लेकिन अभी तक आपके सिर्फ 3 सेक्टर आएंगे। फिर उनके डिवीजन करना, उनको ऑर्गेनाइज करना और या फिर अनऑर्गेनाइज में देखना, और फिर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का उस पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि हर सेक्टर का अपना एक पब्लिक सेक्टर होता है और एक प्राइवेट सेक्टर होता है, ये सब आएगा। और अब हम आपकी मैप आइटम्स देखते हैं। जो ज्योग्राफी का आपका फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें आपकी मेजर जो सॉइल टाइप्स हैं, जो सॉइल वो आएंगी, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ये सारी आपको बतानी होगी कि किस एरिया में कहाँ पे है, इनमें कौन सी फसल उगाई जाती है ये। फिर वाटर रिसोर्सेज, इसमें आपके डैम्स आ सकते हैं जैसे लाल डैम, भाखड़ा नंगल, टेरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर एंड तुंगभद्रा, ये सारे डैम्स आ सकते हैं आपके। और एग्रीकल्चर, इसमें आपके मेजर एरिया बताने राइस और वीट के, ये सबसे ज़्यादा चावल और गेहूँ कहाँ उगाई जाती है। और लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, शुगर कैन का, टी गन्ने, चाय का, गन्ने का, कॉफ़ी का, रबर का, कॉटन यानी रुई का, और जूट यानी जूट का ही। इस बार आपको बहुत आसान कर दिया कि आपको बता दिया कि ये में से आएंगी। जब आपको बता दिया डैम, आपको ये याद कर लेने, आपके सिर्फ इन डैमों में से मैप पाएगा, वरना हर बार पूरा याद करना होता है कि कुछ भी आ सकता है, कोई भी रिवर आ सकती है, लेकिन इस बार आपके सिर्फ वाटर रिसोर्स में डैम आएंगे। और एग्रीकल्चर में भी आपके राइस और वीट का बताना होगा और ये शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, इन सब का बताना होगा, वरना पूरी सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ती है कि मैप के अंदर कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो ये वाटर रिसोर्सेज है वो सिर्फ पीरियडिक टेस्ट में होएगी, बोर्ड एग्जाम में नहीं होगी। लेकिन जो मैप आइटम्स है जो आपको बताइए मैंने, ये डैम ये आएगी, मैंने आपको बात ऊपर ही बता दी, लेकिन एक बार आप भूल ना जाओ, कंफर्म करने के लिए, दोबारा रिवाइंड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे ही बता रही हूँ। अब हम अपना असेसमेंट देखते हैं, जो कि फर्स्ट पीरियडिक असेसमेंट 10 मार्क्स की होंगी, दोनों टर्म की बता के मिला के बता रहे आपको।
फर्स्ट की 5 मार्क्स की, सेकंड की 5 मार्क्स की, फिर पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का, और सब्जेक्ट एक्टिविटी प्रोजेक्ट वर्क वो भी 5 मार्क्स की, इन टोटल 20 मार्क्स की। अब हम अपना टर्म 2 का सिलेबस देखते हैं। ये हमें पता है, मैंने बताया था आपको, हिस्ट्री वो भी 10 की, ज्योग्राफी 10 की, सिविक्स की 10 की, और इकोनॉमिक्स वो भी 10 की आएगी। लेकिन इनमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया, हमारा चैप्टर, जो वो सेकंड चैप्टर है, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, उसके खिलाफत और नॉन कॉपरेशन एयर में, फिर डिफरेंट स्टेट विद इन द मूवमेंट, जो हमारे आंदोलन चले थे, गांधी जी ने चलाए थे, जैसे बहुत सारे आंदोलन थे आप जानते हैं, और चोरी चोर हत्याकांड, वो सब भी इसके अंदर आएगा। और फिर टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडेंस, हमने कैसे उनका अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया था, मुसलमान पहले हमारे साथ थे, फिर बाद में कैसे अलग हो गए, वो सब, द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग। फिर आएगा आपका लाइवहुड और इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी में से द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, थर्ड चैप्टर, जिसके अंदर प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ये है हिस्ट्री का, ये आपको पता ही होगा। फिर द 19th सेंचुरी, द इंटर वॉर इकोनॉमी, रीबिल्डिंग वार इकोनॉमी, और द पोस्ट वॉर इरा, ये सब आएगा। फिर आएगा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब हमारा देश कैसे, हमारी पूरी दुनिया ही कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर चली गई थी। हमारे इसके अंदर बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुई थी, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होता तब क्या आता था, हैंड लेबर और स्टीम पावर। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनी में आ गई थी, फिर फैक्ट्रीज ज़्यादा हो गई थी, फिर प्रीक्वल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फिर मार्केट ऑफ गुड्स। अब हमारी नेक्स्ट बुक है ज्योग्राफी, उसमें से आपका 5th चैप्टर आएगा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल खनिज होते क्या हैं, उनके ऑकरेंस कैसे, वो निकलते, उनका मोड क्या है, वो फीरियस या फिर नॉन फीरियस होते हैं। फिर उनके नॉन मैटेलिक के बारे में, अधातु की जिन्हें बोले तो रॉक मिनरल्स, उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उनकी एनर्जी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स के बारे में। फिर नेक्स्ट आएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के अंदर कैसे मैन्युफैक्चर होने लगे थे, उनका नेशनल इकोनॉमी के अंदर कैसे कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन, उनका कैसे डिस्पर्शन हुआ उसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और उनके जो डिग्रेडेशन एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं वो, फिर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, वो। फिर लास्ट चैप्टर आएगा ज्योग्राफी का 7th, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी की लाइफ लाइन कौन सी है, वो है ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, वाटरवेज, एयरवेज, और कम्युनिकेशन के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड में हमारा व्यापार कह सकते हैं, फिर टूरिज्म एज ए ट्रेड, और जो पर्यटन है उसको भी हम कैसे व्यापार के तौर यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बुक आपकी डेमोक्रेटिक प्लस पॉलिटिक्स यानी सिविक्स, उसमें आपका फर्स्ट आएगा 6th चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़। हम देखते हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी पार्टीज़ के बारे में, इनके भी क्या ज़रूरत है, वो हमारे लिए कैसे करती हैं, कौन कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी स्टेट पार्टी है, उनके चैलेंजेस क्या हैं, और हम कैसे उनको रिफॉर्म कर सकते हैं। फिर 7th चैप्टर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के यानी कि लोकतंत्र के क्या आउटकम्स है, कैसे हम उन्हें असेस करते हैं, कैसे हम उन्हें, ये अकाउंटेबल है, लाइफ टाइम है गवर्नमेंट के लिए, लेगिटिमेट है गवर्नमेंट के लिए। फिर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, और फिर रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, एकोमोडेशन सोशल डाइवर्सिटी एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। लास्ट बुक है हमारी इकोनॉमिक्स की, उसमें आपका सबसे पहले आएगा सेकंड टर्म में मनी एंड क्रेडिट, पैसा क्या है, धन क्या है, और उसका ऋण क्या है, क्रेडिट मतलब कि लोन। इसमें आएगा मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले हम मनी का कोई भी यूज नहीं होता था, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, उसके बारे में। फिर मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मनी कैसे बन गई, फिर लोन कैसे लेने लगे, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, फिर टर्म्स क्या होते हैं क्रेडिट की, लोन की, फिर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, गरीबों ने अपने लिए खुद की सबकी मदद करने के लिए एक दूसरे की ग्रुप्स बना लिए, सर्व सर्कल अभियान कहते हैं जिसे। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर प्रोडक्शन पूरी कंट्रीज़ का, फिर इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन कंट्रीज में, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ग्लोबलाइजेशन आधुनिकरण हुआ कैसे, फिर फैक्टर्स दैट जो इनेबल होते ग्लोबलाइजेशन के, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरी वर्ल्ड की व्यापार संगठन वो उसके बारे में, फिर इम्पैक्ट क्या हुआ, और फिर द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। इम्पोर्टेंट बात जैसे कि फर्स्ट टाइम में ज्योग्राफी का वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर वो सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, वैसे ही
इसका 5th चैप्टर इस बार ज्योग्राफी का मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, वो भी सबका पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, उसकी मैप आइटम्स है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं। अब हम देखते हैं कि मैप आइटम्स है कौन कौन सी। फर्स्ट है हिस्ट्री की, नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके अंदर हमें लोकेट करना है या लेबल करना है और या फिर आइडेंटिफाई करना है कि किस जगह पे कौन सा आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, ये सब हमें मैप पे बताना है कि किसने करा था। इस जगह पे ये हरियाणा में ये हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था, चौरी चौरा हत्या का हुआ था, ये सब। फिर और इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में जो सितंबर 1920 में हुआ था, नागपुर में जो हुआ था दिसंबर 1920 में, और मद्रास में जो हुआ था 1927। हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन वो 3 ही हुए थे, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, ये हमें बताने हो सकती हैं, आ सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के, चंपारण जी में भी आपको पहले बताया भी। फिर खेरा गुजरात तय था, और अहमदाबाद में जो गुजरात का, ये अमृतसर में चौरी चौरा मेरे को बताया अभी ऊपर, और दांडी गुजरात में। और ज्योग्राफी में आउटलाइन मैप आएगा पॉलिटिकल मैप का। फिर चैप्टर 5 की जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में पावर प्लांट्स आ सकते हैं, आपको लोकेट करने कहाँ पे कौन सा पावर प्लांट है। थर्मल में नापरूप, सिंगरौली, रामागुंडम, और न्यूक्लियर का नरोरा, ककड़प्पा, तरापुर और कलपकम। और 6 चैप्टर के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लोकेट करना हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में कौन सी, इंदौर में, सूरत में, कानपुर में और कौमीपत्र में। लेकिन आपको नाम बताएंगे कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ को बताने कि मुंबई में है, ये इंदौर में ऐसे। फिर आयरन स्टील प्लांट की दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर में, भिलाई में, विजयनगर में और सालेम में। और फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और त्रिवेंद्रपुरम में। फिर 7 चैप्टर की लाइफ लाइन में जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें मेजर पोर्ट्स बताने, ये सारे कांडला, मुंबई, मार्गा, पारादीप, हल्दिया, ये सारे आपको कहाँ पे हैं, ये बंदरगाह बताने। फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बता सकते हैं आपको, अमृतसर में कौन से राजशासी, ये भी दे सकते हैं कि राजशासी एयरपोर्ट कहाँ पे है बताना है, या फिर अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट है आपको लोकेट करके बताना है। ये सब आ सकते, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, ये वाले सारे आएंगे आपके। आपको इनके लिए बुक्स लेनी है, हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की भी वही, और पॉलिटिकल साइंस की भी वही, और इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की भी वही। और साथ में आप ये भी ले सकते हैं टुगेदर टुवर्ड्स ऑफ साफर इंडिया पार्ट 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, जो CBSE ने पब्लिश की थी, और लर्निंग आउटकम है सेकेंडरी स्टेज, ये भी ले सकते हैं। और इसका आप रीप्रिंट एडिशन भी लेना हो सके तो ले लें, वही ले। अब हम बना देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क, वो आप इसमें आप खुद ही देख सकते हैं, ये ईजी से है। अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं जो कि साइंस का। साइंस में आपकी केमिस्ट्री में आएगा चैप्टर 1, 2 और 3 16 मार्क्स का, और फिर बायोलॉजी में चैप्टर 6 आएगा 10 मार्क्स का। सिर्फ बायोलॉजी में एक ही चैप्टर आएगा, वही 10 मार्क्स का होएगा। और फिजिक्स में चैप्टर 10 और 11 आएंगे, दोनों 2 चैप्टर आएंगे, वो 14 मार्क्स के। और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स होएगी, तो हो जाएंगे टोटल 50 मार्क्स। और टर्म 2 में आएंगे केमिस्ट्री में चैप्टर 4 और 5 जो कि 10 मार्क्स के होंगे, और बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर 8 और 9, और उसके फिजिक्स के चैप्टर 12 और 13 वो 12 मार्क्स के होंगे, और फिजिक्स का चैप्टर 15 वो 5 मार्क्स का होगा। यानी कि फिजिक्स टोटल आएगी आपकी 17 मार्क्स की, बायोलॉजी 13 मार्क्स की, और केमिस्ट्री आपकी 10 मार्क्स की। ये हो जाएंगे टोटल 40, और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की, तो हो जाएंगे पूरे 50 मार्क्स, और दोनों टर्म के मिला के 100 मार्क्स। अब हम देखते हैं कि आपके टर्म 1 में कौन से चैप्टर में क्या क्या आएगा। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके अंदर आपकी केमिकल इक्वेशन है, ये भी केमिकल इक्वेशन बतानी, फिर बैलेंस करना उनको, उनके इम्प्लीकेशन बताना, फिर टाइप बताने की कौन कौन सी कॉम्बिनेशन, 2 कंबाइन करना, डिकम्पोजिशन, 2 को चेंज कर देना, कन्वर्ट कर देना सिंगल में, डिस्प्लेसमेंट करना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी आपका पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर आएगा। फिर सेकंड चैप्टर आएगा केमिस्ट्री का एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसके अंदर इनकी डेफिनेशन आएगी H+ और OH नेगेटिव आयंस में। और फिर जनरल प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल एंड यूजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल, डिफाइनिंग रिलेशन टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड। जो लॉगरिथम वाली होगी डेफिनेशन वो आपको नहीं जरूरत है, बाकी pH स्केल वाली आपको डेफिनेशन पूरी करनी है, बस लॉगरिथम छोड़ के। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ क्या है वो बताना है। प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर पैलेस। यानी आपको इन सब के
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन सब के आपको फॉर्मूला याद करने हैं, इनकी प्रॉपर्टी याद करनी है, इनका केमिकल नेम याद करना है, ये सब कुछ करना है। आपका सेकंड चैप्टर भी पूरा आएगा, बस डेफिनेशन रिलेशन जो है लॉगरिथम का पीएच स्केल से वो नहीं आएगा, बाकी पूरा चैप्टर आएगा। फिर चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें प्रॉपर्टीज बतानी है आपको मेटल्स और नॉन मेटल करनी है, और रिएक्टिविटी सीरीज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो करनी है, और फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड ये करनी है। फिर अब हम आ जाते हैं आपके बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में आपका एक ही चैप्टर रहेगा लाइफ प्रोसेस, इसमें लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एग्जीशन इन प्लांट्स एनिमल, यानी कि पूरा चैप्टर आएगा। आपका फर्स्ट टॉपिक है उसमें न्यूट्रिशन वो आएगा, फिर सेकंड रेस्पिरेशन है वो भी आएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ब्लड वो भी आएगा, और फिर एग्जीशन इन प्लांट्स एनिमल वो भी आएगा। फिर हमारी फिजिक्स हाउ थिंग वर्क वाले में चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आएगा, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर्व बाय कर्व सरफेस, कर्व सरफेस के ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो, उस पर कौन सी इमेज बनती है स्फेरिकल मिरर से, कौन, और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल एक्सिस जानना, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में, और ये आएगा। और फिर मैग्नीफिकेशन आएगा, रिफ्रैक्शन भी आएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो आपको मिल जाता है, लेकिन आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आना चाहिए। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस से जो होते हैं वो आएगा, इमेज फॉर बाय स्फेरिकल लेंस से, जैसे लेंस फॉर्मूला, डेरिवेशन जो डेरिवेशंस होती हैं वो नहीं आएगा। HPSC में डेरिवेशन नहीं होती, लेकिन HPSC के लिए तो सिलेबस नहीं है, वैसे डेरिवेशन नहीं आएगी इस बार आपकी, लेकिन हर बार आती है, इस बार नहीं आएगी बस, लेकिन लेंस फार्मूला आएगा, मैग्नीफिकेशन आएगा, पावर ऑफ लेंस आएगा, लेंस की पावर क्या होती है उससे आपको उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। MCQ बेस ही आएंगे बस, क्योंकि टर्म 1 पूरा MCQ बेस ही है, लेकिन न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फिर आएगा चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म में से, फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट का डिस्पर्शन होना, फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये सब आएगा। लेकिन शायद इसके अंदर आपका लेंस का चैप्टर नहीं आएगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव, क्योंकि इसके अंदर गिवन नहीं है। अब हम देखिए टर्म 2 में कौन सा आएगा। टर्म 2 में केमिस्ट्री में आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलॉजी सीरीज आएगा। लेकिन ये याद रखना है कि आपका टर्म 2 का पेपर MCQ बेस ना होकर सब्जेक्टिव है, इसलिए आपको उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा। फोर्थ चैप्टर क्योंकि थोड़ा टफ है इसलिए। फिर आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन चैप्टर 5, जिसके अंदर आपको उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। पहले किस तरीके से हम देखते थे, फिर सेकंड टर्म में बाद में किसने उसकी क्या डेफिनेशन हुई, कैसे ये सब करना है। और इसमें देख रखा है अर्ली टाइम बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले हम डॉबलिन की ट्रेड में देखते हैं, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव 8 में देखते हैं, फिर मैनली पीरियोडिक टेबल, और फिर जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो, फिर ग्रेडिएशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, उनके एटॉमिक नंबर, और मैथलिक है नॉन मैथलिक उनकी प्रॉपर्टीज़। अब बायोलॉजी में आएगा चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं वो, रिप्रोडक्शन एनिमल एंड प्लांट, एनिमल और प्लांट में सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग में, और फिर सेफ सेक्स वर्जिस, HIV एड्स, चिल्ड्रन बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ, ये आपका पूरा चैप्टर ही आएगा। फिर चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें मेंडल का कंट्रीब्यूशन, लॉ फॉर इनहेरिशन ऑफ ट्रेस और सेक्स डिटर्मिनेशन ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना है। यानी आपका पूरा चैप्टर लास्ट का जो पार्ट है चैप्टर का वो नहीं आएगा, जो स्टार्टिंग है वो आएगी बस चैप्टर 9 में। और फिर फिजिक्स में चैप्टर 12 आएगा इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ओम्स लॉ आएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, फैक्टर जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज में लगाना, पैरेलल में लगाना रजिस्टर्स का, और उनका एप्लीकेशन डेली लाइफ में। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन डेली लाइफ, और इलेक्ट्रिक पावर इंटर रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्ट, करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी आपका पूरा चैप्टर रहेगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे चैनल पे जाके इसका वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने इसका पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रखी है इसकी, और इसकी मैंने पूरी इजीली एक्सप्लेनेशन कर रखी है। आपको चैप्टर पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आपको आसानी भी होगी, और आपको समझ भी आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट
फिजिक्स का चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। फिर हम मैग्नेटिक फील्ड, उसकी फील्ड लाइन, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट कैरी करते हैं कंडक्टर के अंदर उसके फील्ड की वजह से लाइन मैग्नेटिक फील्ड के जो उसमें फिर फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलिनॉइड, जो सोलिनॉइड में होता है यानी कि किसी भी मेटल के ऊपर वायर लपेटने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो सोलिनॉइड से, या फिर कॉइल की शेप में जब होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड। फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट फोर्स कैरी करता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में तीन ही चीज़ें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फिर इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हाँ, एक और भी है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। चार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये अगर आप पूरे चैप्टर ना पढ़े हैं ना तो भी आप ये चार तो कम से कम पढ़े ही पढ़े, अगर आपको इस चैप्टर में मार्क्स चाहिए इसलिए। और फिर नेक्स्ट जो है आवर इन्वायरमेंट लास्ट चैप्टर है, वो है उसमें इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम उनसे ओजोन डिप्लेशन, ओजोन में जो डिक्रीजिंग हो रही है हम प्रदूषण की वजह से हम जो कर रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्शन एंड द सोल्यूशन के सोल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। 13, 15 पूरा आएगा। साइंस में कुछ ही चैप्टर्स हैं जिनके अंदर चैप्टर टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर पूरे ही हैं। एक और बात बता रखी है कि जो चैप्टर 16 है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका पेपर में नहीं आएगा, ना टर्म 1 में ना टर्म 2 में, लेकिन ये आपका पीरियोडिक असेसमेंट यानी यूटी में या पोर्टफोलियो में आ सकता है। इसमें आएंगे कौन कौन से टॉपिक, इसमें आएगा कंजर्वेशन एंड जूडियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना, उनका सही तरीके से यूज करना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, जंगल और उनके जंगली जानवर के बारे में, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, कोयला और पेट्रोल का कंजर्व करना, और फिर एग्जांपल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का पार्टिसिपेशन कैसे है उनको कंजर्व करने में। जैसे कि आपने राजस्थान में सुना होगा काला हिरण को की रक्षा करने के लिए बिश्नोई समूह हैं, उन्होंने भाकव कुछ ऐसी एक सेंचुरी भी बना रखी है, मुझे अभी ध्यान में आपको बता दूंगी। फिर बिग डैम्स के बारे में, उनके एडवांटेज और लिमिटेशन, उनके अल्टरनेटिव्स यदि है तो। फिर वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, पानी को कैसे हार्वेस्ट करना, बचाना, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्स की सस्टेनेबिलिटी उनके दूसरे एल्टर्स को ढूंढने के बारे में। और यही सेम चैप्टर आपका ज्योग्राफी में भी है, बस उसमें थोड़ा सा दूसरा है। और ये आपका पीरियोडिक टेस्ट में आ सकता है, लेकिन आपका उसमें नहीं आएगा पेपर में, ये बात ध्यान रखनी है। लगन ये नहीं है कि आपको की तैयारी नहीं, उसकी तैयारी आपको करनी है। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल्स में क्या आएंगे। टर्म 1 में आएंगे आपके एक्सपेरिमेंट्स, ए फाइंडिंग पीएच फ्लोइंग सैंपल बाय यूजिंग पीएच पेपर, जैसे कि दिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, NaO सोल्यूशन, एथोनिक एसिड सोल्यूशन, लेमन जूस को, वाटर का, या फिर दिल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन, इनमें से कुछ भी आ सकते हैं। और स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करना, HCl और NaOH को, उनके रिएक्शन पे। लिक्विड सोल्यूशन से अगर ब्लू आता है या रेड, हम जानते हैं कि अगर बेस है तो ब्लू आएगा और अगर एसिड है तो रेड आएगा। फिर जिंक मेटल और सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, जो कि चैप्टर 2 का ही पार्ट है। और फिर परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फ्लोइंग रिएक्शन इनटू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उनका चूक लाइन के अंदर वो एक्शन जो पानी में होता है वो। फिर हीट के द्वारा हम फ्यूर सल्फेट क्रिस्टल को यानी कि आयरन सल्फेट क्रिस्टल को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा, आयरन एल्स को अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। ये आपकी एक्टिविटी भी है थर्ड वाली बुक के अंदर आप देख सकते हैं। और रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन वो क्योंकि चैप्टर 1 में से आएंगे। और फिर एन ऑब्जर्विंग एन एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल ऑफ फ्लोइंग साल्ट सोल्यूशन, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, कई सारे एक्वस स्टेट में। फिर अरेंज करना जिंक, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी के आधार पर मैंने आपको बताया भी चैप्टर 3 में रिएक्टिविटी इस सीरीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। और एक्सपेरिमेंटल सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड गिविंग ऑन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, चैप्टर 6 में से कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रेस्पिरेशन से करते हैं तो उसका एक्सपेरिमेंट करना। फिर उसका डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का डिटर्मिन करना कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में बाय ऑब्टेनिंग इमेज, उनसे इमेज ऑब्टेन होती है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में ना कि नियर ऑब्जेक्ट में। और फिर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ डिफरेंट एंगल, यानी कि रे ऑफ लाइट को डिफरेंट एंगल से पास कराना ग्लास स्लैब में से, उनका एंगल मेजर करना
एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, एंगल ऑफ इमर्जेंस को, और इंटरप्रेट द रिजल्ट को। और ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, और ग्लास प्रिज्म से लाइट को पास होती है उसका ट्रेसिंग करना, चैप्टर 11 से का। और अब हम देखते हैं कि टर्म 2 में आपके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आएंगे। टर्म 2 में आएगा आपका स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की स्टडी करना, और उन जो कि रजिस्टर्स और करंट में से पास होती हैं, और रेजिस्टेंस का डिटरमाइन भी करना। आलो प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन यानी और वी और आई के ग्राफ यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के ग्राफ के बीच को प्लॉट करना। और स्टडिंग बाइनरी फ्यूजन अमोबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन को पढ़ना, एक के बाद एक से एक ऐसे। और फिर बडिंग इन ईस्ट के अंदर बडिंग, और हाइड्रा में बडिंग विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर स्लाइड के की मदद से, जो कि चैप्टर 8 में से आएगी। आप उनके लिए बुक्स कौन कौन सी ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप साइंस की टेक्स्ट बुक, और फिर असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स इन साइंस, लेबोरेटरी मैनुअल साइंस, और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। यानी कि आप 4 बुक यूज़ कर सकते हैं, साइंस की टेक्स्ट बुक जो थी वही, और फिर असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल, लेबोरेटरी मैनुअल, और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की जाएगी, यानी हर टर्म में इंटरनल चॉइस होएगी। टर्म 1 में तो वैसे ही एमसीक्यू बेस होएगा तो भी चॉइस हो सकती है, और टर्म 2 में तो होएगी जैसे कि हर बार होती है। और जो इसकी भी इंटरनल असेसमेंट होगी, टर्म 1 की 10 मार्क्स की, टर्म 2 की 10 मार्क्स की, और वही 4 पार्ट में डिवाइड होगी। पीरियोडिक असेसमेंट यानी यूटी 3 मार्क्स के, मल्टीपल असेसमेंट यानी जो स्कूल में टेस्ट होंगे 2 मार्क्स के, और प्रैक्टिकल वर्क वो 3 मार्क्स की, और पोर्टफोलियो वो 2 मार्क्स की। और जो आपके प्रैक्टिकल से सारे सब्जेक्ट वो बाहर से इन्विजिलेटर आएंगे, टीचर्स आपकी जो प्रैक्टिकल है वो नहीं लेंगे। और ये याद रखना, टर्म 1 के एग्जाम एमसीक्यू बेस होंगे तो आपको पूरी की पूरी टेक्स्ट पूरी तरह पढ़नी होगी, ताकि आप किसी भी एमसीक्यू आए तो आप उनके आंसर दे सकें। और टर्म 2 सब्जेक्टिव होएगी, जिसके अंदर आपको 2 आवर का टाइम मिलेगा, उसको भी आपको पूरी तरह टेक्स्ट पढ़नी है, ताकि आप किसी भी आंसर का दे सकें। लेकिन आपको पूरी टेक्स्ट से ज़्यादा और बुक्स भी पढ़ सकते हैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। और एमसीक्यू भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लेके कर सकते हैं। यहाँ तक कि सीबीएसई की साइट पे भी आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वही मैथ का आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर मैं इस वीडियो में देती तो लंबा हो जाता, इसलिए मैंने मैथ के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर मैं पूरा बताऊंगी कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सी एक्सरसाइज आएगी और कौन सी एक्सरसाइज नहीं आएगी। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो इस सिलेबस से रिलेटेड 10th के, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।